जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में हालांकि नाम सिर्फ एक ही है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोकरनाग विधानसभा सीट से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर को टिकट बीजेपी ने दिया है और इससे पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन कुछ समय बाद ही इसे वापस ले लिया और कहा गया कि जल्द ही नई सूची जारी की जाएगी जिसमें कुछ बदलाव होंगे। हालांकि थोड़ी देर बाद ही नई सूची जारी की गई जिसमें बदलाव न के बराबर थे। हालांकि इसमें 44 की जगह सिर्फ 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। कुछ घंटे बाद उम्मीदवारों की दूसरी सूची आई जिसमें सिर्फ एक नाम है। बीजेपी अब तक कुल 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर के बवाल किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा है कि वो सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उनकी परेशानी का समाधान करेंगे। वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में समझौता होने के बावजूद कई सीटों पर पेच अभी भी फंसा है, जिसको लेकर के आज कांग्रेस नेता फारूक अब्दुल्ला के आवास पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने के लिए पहुंचे और दोनों सियासी दल के नेताओं के बीच बैठक हुई। इन सबके बीच जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो फिर से अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान से बातचीत का प्रयास किया जाएगा। अब इसी पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर बीजेपी सवाल उठा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जिसमें आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की बात की गई। दूसरी बात थी उसमें पाकिस्तान के बीच बातचीत हो, पाकिस्तान और भारत के बीच इसका प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को निरस्त करेंगे। पॉलिटिकल कैदियों की रिहाई की चर्चा भी इस घोषणा पत्र में हुई है। साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई, यानी कि फ्रीबीज की बात कही गई। गरीब महिलाओं को 5,000 हर महीने देने का ऐलान किया। 1 लाख नौकरियां देंगे, ये भी एनसी की तरफ से कहा गया। गरीब परिवारों को साल में 12 फ्री सिलेंडर दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा, कश्मीरी पंडितों की वापसी, महिलाओं को यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री शिक्षा, सभी पुरुषों को कॉलेज लेवल तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। इन तमाम बातों का जिक्र एनसी के मैनिफेस्टो में है। वहीं पीडीपी का मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है जिसमें आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की बात की गई। पाकिस्तान के बीच बातचीत का प्रयास करेंगे, ये कहा गया। यूएपीए, अफस्पा, पीएसए खत्म करेंगे। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देंगे। पानी पर टैक्स खत्म करेंगे। गरीबों को साल में 12 सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन की भी बात पीडीपी के इस मैनिफेस्टो में की गई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, अब से पहले भी आपसे चर्चा हो रही थी और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर हमने चर्चा की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि पीडीपी उन्हें कॉपी कर रही है और यही सबसे बड़ी बात होती है किसी के भी सही सिद्ध होने की, या फिर कह सकते हैं कि उसके बारे में चर्चा बढ़ाने की। अब ऐसे में पीडीपी में और एनसी में एक चीज बड़ा कॉमन है, 370 और 35A की बहाली। बीजेपी के साथ पीडीपी पहले सरकार बना चुकी है, लेकिन बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही है। क्या लग रहा है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या 370 और 35A के मुद्दे को लेकर के वहां की जो जनता है उनके साथ इस पर विचार विमर्श कर रही है ताकि जो वोट बैंक की राजनीति है वो अच्छी तरीके से की जा सके? 370 और 35A के साथ साथ पीडीपी और एनसी के अंदर एक और चीज कॉमन है, वो है मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जिस तरह से मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की गई हैं, जो मुफ्त चीजें देना, या जिसे बोलते हैं कि एक सरकार का काम नहीं, आप किसी को सिर्फ, आपने देखा होगा एक बहुत लंबी चर्चा पहले भी छिड़ी है फ्रीबीज को लेकर। तो जिस तरीके से पूरी घोषणा हुई है, सवाल ये उठता है कि यही एनसी सरकार में रह चुकी है, यही पीडीपी भी सरकार में रह चुकी है, और अब ये जनता तय करेगी कि क्या पाकिस्तान से हमें वाकई बातचीत रखनी है, क्या हमें अब 370 या 35A जैसी चीजों को हटाकर वापस से बच्चों के हाथ में पत्थर देना, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये बात सही है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि जनता इनको सत्ता में लेकर आए, और किस बात पे लेकर आए कि वो 370 हटा देंगे और 370 की बहाली हो जाएगी और 35A और जो पहले जैसी स्थिति थी उनको लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से नौकरी को लेकर, जिस तरीके से और तमाम बातें की हैं, यहाँ तक कि जो राजनीतिक इन तमाम चीजों को लेकर जेल में हैं वो कैदियों को भी रिहा कर दिया जाएगा, इस तमाम तरीके की बातें इसमें कही गई हैं।
तो सीधा सीधा जैसे बोलते हैं लुभाने की कोशिश वो यहाँ पर की जा रही है। अब ये जम्मू कश्मीर की जनता को तय करना है कि वो अपने बच्चों के भविष्य को किस तरीके से देखना चाहते हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में ये पूरी कमान सौंपना चाहते हैं, आगे भविष्य सौंपना चाहते हैं। अच्छा अदिति, ऐसा तो नहीं है कि ये फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया था, केंद्र सरकार की तरफ से 370 हटाने को लेकर के फैसला हुआ, संसद तक पहुंचा। तो जब ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो रीजनल पार्टीज हैं वो जब इस तरीके के वादे करती है तो क्या रहा इतना आसान है 370 और 35 की बहाली का? आपकी आवाज कट गई, शायद नेटवर्क इशू है। एक बार आप अपना अदिति, सवाल मेरा सवाल अदिति आपसे ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि 370 और 35 से हम बहाल करेंगे, जैसे कि पीडीपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा और एनसी ने भी कहा है, तो 370 और 35 की बहाली इतनी आसान है क्या? बिल्कुल, अगर हम टेक्निकल रूप से कहें, ये जो पूरा बिल पास हुआ, ये संसद में पास हुआ और इस तरीके से चीजें नहीं हो सकती। और जबकि यूनियन टेरिटरी है, ये यूनियन टेरिटरी है, जब तक तो स्टेटहुड का जो जिक्र होता है, जब तक स्टेटहुड ना हो, फिर विधानसभा से इस बात को ऊपर तक ना ले जाया जाए, और ये केंद्र का मसला है। तो ऐसे में ना तो ये बहाली हो सकती, इसीलिए मैंने कहा कि ये लुभाने की स्थिति है। कई चीजें ऑन पेपर ये कह दिया जाता है कि हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं पाती है। तो ये तमाम स्थिति में ये इतना आसान नहीं है। और अभी जो भी सरकार जीत कर आएगी वो दिल्ली की तरह यूनियन टेरिटरी की बात होगी, उसके हाथ में कितने फैसले होंगे कितने नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी होगा, आधे से ज्यादा मसला यहाँ की पुलिस, ये तमाम चीजें केंद्र के अंडर में होंगी। ये बात अलग है कि सरकार जीत कर आए, उसके बाद स्टेटहुड और तमाम अलग अलग बातों का जिक्र हो और उसकी कोई प्रावधान और प्रोसेस हो, लेकिन फिलहाल ये कह देना कि हम ऐसा कर देंगे, ये प्रावधान, ये प्रोसेस इतना आसान है और ना इतनी आसानी से ये हो जाएगा। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि पीडीपी जो है उनकी चाल चल रही है, उनकी तरह वो काम कर रही है। हमने देखा कि बीजेपी के साथ पीडीपी ने मिलकर के पिछली बार यानी 10 साल पहले सरकार भी बनाया था। अब बीजेपी जब अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी है, तो अब क्या ये हम कन्फर्म समझें अदिति कि वहाँ पर बीजेपी किसी के साथ भी साठगांठ नहीं करेगी, या फिर शायद गिने चुने कुछ निर्दलीय हो सकते हैं? देखिए सखा, भारतीय जनता पार्टी जब कल सीईसी की बैठक हुई और 50 सीटों पर मोहर लगी, तब भी ये तय हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 60 से 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। इसकी दो बड़ी वजह है। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो कश्मीर घाटी और पकड़ से ज्यादा संगठन जो है वो वहां पर इतना मजबूत नहीं है, बजाय कि जम्मू कश्मीर में संगठन मजबूत है, जम्मू की अगर बात करें जम्मू रीजन में, लेकिन घाटी और वो तमाम जो नॉर्थ वाला इलाका है वहां पर इतना मजबूत संगठन नहीं है। 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा 5 सीटों पर 50 सीटों पर मोहर लग चुकी है, फैसले बातचीत हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव 2015 के लिहाज से लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें, जैसे 2015 में हुआ था, अगर मेरे को सही याद है तो 35 में से, तब जम्मू की 35 सीटों में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी और फिर पीडीपी के साथ चुनाव जीता था। तो ऐसे में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो जम्मू की मैक्सिमम सीटें जीत कर आए, जिससे कि सरकार बिना भारतीय जनता पार्टी के ना बन सके। भारतीय जनता पार्टी अगर किंग नहीं तो अपने को किंग मेकर की भूमिका में जम्मू कश्मीर में रखना चाहती है। अब आप देखिए एक और वजह, जब डिलिमिटेशन हुआ तो कई जो बड़े चेहरे थे जिनको लेकर आज जिक्र था कि उनका नाम मिसिंग है आज की लिस्ट में और फिर लिस्ट वापस ली गई, क्या मसला हुआ, तो उनकी सीटें उसमें खत्म हो गई या 2 भाग में बढ़ गई। तो ऐसे में बड़े चेहरों का टिकट भी कटता हुआ नजर आएगा, नए चेहरों पर दाव है। और साथ में जो आपने कहा कि अलायंस, भारतीय जनता पार्टी खुद 60 से 70 सीटों पर लड़ेगी और बाकी सीटों पे संभवतः जो निर्दलीय हैं, जो मजबूत निर्दलीय हैं, उनको अपना समर्थन दे सकती है या उनसे समर्थन ले सकती है चुनाव के बाद। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के आगे बढ़ रही है और उसको पता है कि उसकी जो यूएसपी है वो जम्मू रीजन है और इसीलिए वो जम्मू पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। अगर अदिति यूएसपी जम्मू रीजन है तो फिर इस तरफ यानी घाटी की तरफ लगभग कितने सीटों की जरूरत बीजेपी को पड़ जाएगी अगर सरकार बनानी हो तो, या ये स्थिति हो तो?
देखिए, सरकार बनाने के लिए तो जाहिर तौर पर जब हम बात करते हैं 90 का आंकड़ा, तो आपको मैजिक नंबर आपका ½ + 1 होता है। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी खुद को, वो जाहिर तौर पे कोई भी चुनाव, अगर स्पेशली बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो वो उसी रणनीति से लड़ती है कि उसको जीतना ही जीतना है। लेकिन अभी एनसी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हैं, फीडबैक भी आया हुआ है, तो ऐसे में पीडीपी भी है, पीडीपी के साथ अलायंस करना नहीं है। और अमित शाह ने किसी ने सवाल कांग्रेस से कर लिए हैं, इंडिया गठबंधन एक साथ है, एनसी के लिहाज से चल रहा है। तो इन तमाम चीजों के बीच में अगर जीतना है तो फिर जम्मू के साथ उनको घाटी और उस इलाके दूसरे रीजन की भी सीटें जीतनी होंगी अगर खुद अकेली सरकार बनानी है। वरना हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि उसके आंकड़े इतने बड़े हुए आए जिससे कि सरकार तो उसी के साथ बन सके। भारतीय जनता पार्टी भी 2015 के तर्ज पर ही चुनाव लड़के नंबर लाना चाहती है, जिससे कि जम्मू पे सबसे ज्यादा सीटें आए तो बिना भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में सरकार ना बन सके। अच्छा अदिति, अब आरएसएस जो है वो एक्टिव मोड में इस समय जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है। आरएसएस विंग जो है, राम माधव को हमने देखा है वो भी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, तो आरएसएस की पकड़ कहां तक वहां सीमित होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चाहे फिर नॉर्थ ईस्ट का जिक्र कर लें, बंगाल का जिक्र कर लें, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद से किसी न किसी एजेंडे या किसी न किसी तरीके से वहां पर काम किया। और जब जनसंघ, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय संघ ने अपना काम अलग तरीके से भी वो कर रहे थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ संगठन है, वो आरएसएस के पास वहाँ संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ उस तरीके का संगठन नहीं है। और यही वजह है कि आरएसएस एक की मजबूत जो रूट पर होने के चलते भारतीय जनता पार्टी खुद को आश्वस्त मान रही है। दूसरी बड़ी बात है, राम माधव पहले भी वहां पर काम कर चुके हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं, बेहतर चीजों को समझते हैं। आरएसएस का वहां पर जो खास तौर पे जम्मू और कुछ इलाकों में बहुत अच्छी ज्यादा पकड़ है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी मिलकर वो अचीव करना चाहता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हों जिससे कि सरकार उन्हीं से लूप में बनती रहे। लेकिन ये बात तय है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में आरएसएस है, क्योंकि आरएसएस का वह संगठन है, आरएसएस मुद्दे समझती है और आरएसएस वहां के सेंटिमेंट समझते हुए जब चुनाव में वोटर को घर से निकाल कर लेकर आएगी तो उसी सेंटिमेंट के साथ लाएगी, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़े सपोर्ट के रूप में होगा। ठीक ऐसे ही जैसे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है, लेकिन फिर भी आरएसएस का वहां पर ग्राउंड वर्क बहुत अच्छा है और यही वजह है कि लंबे समय से हरियाणा के चुनाव में भी आरएसएस बेहद एक्टिव है। अदिति बने रहिएगा हमारे साथ। इसी बीच सैयद तजम्मुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। तजम्मुल, हमारी इस बारे में बात पहले भी होती रही, लेकिन आज कुछ अलग हुआ है। बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई और अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने इस समय चल क्या रहा है? क्योंकि अगर आप काउंटर करना है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर के बीजेपी को आने पड़ेंगे अदर देन 370 एंड 35A, जिसका जिक्र तो जाहिर तौर पर देश भर में बीजेपी करती रही है। तो अंदर खाने इस समय क्या चल रहा है वहाँ? शिखा, एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान की ज़रूरत है बीजेपी को, ताकि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद ये जो चुनाव होंगे इसका किसी न किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी, होम मिनिस्टर का इफेक्ट जो है और इम्पैक्ट है उसका किसी तरह से लाभ उठाया जा सके। जिस तरह से मेगा स्टार कैंपेनर्स जम्मू कश्मीर आएंगे और उसके बाद लोगों से मिलेंगे, जम्मू में सब कुछ ठीक ठाक है क्या, और जो आपने मैंडेट वगैरह दिए उसमें कितनी नाराज़गी है। हालांकि कई जगहों पर खुशियाँ भी हैं, जश्न भी है, जहाँ किश्तवाड़ में एक महिला को टिकट दे दी गई, उसके बाद वहाँ जश्न का माहौल है। और उसके बाद जम्मू के त्रिकुटा नगर ऑफिस में बीजेपी में जो लोग टिकट का तवक्को रखते थे नहीं मिली, वो लोग नाराज़गी का इजहार करते हैं। यही डेमोक्रेसी है और इसी तरह से ये जमहूरियत का जश्न चलता रहेगा। लेकिन वादी के अंदर और जम्मू के अंदर जिस तरह से बीजेपी ने जो मैराथन शुरू किया, जिस तरह से अभी भी अदिति भी कहती थी कि राम माधव का कमबैक हुआ एज प्रभारी, सह प्रभारी फॉर जम्मू कश्मीर, उसके बाद उनके इस्तेमाल को कितना फ़ायदा बीजेपी देखना चाहती है। क्या वो जम्मू और श्रीनगर में सिर्फ 5 स्टार होटल के अंदर ही रहे? क्या उन्हें जनसभाएं करने का मौका मिलेगा? कितने ही मेगा स्टार कैंपेनर आखिरी इलेक्शन में डीडीसी के चुनाव हुए थे, शहनवाज हुसैन आए थे, तरुण चुग जी आए थे, बड़े लोग आए थे और बड़ी रैलियां हुई। लेकिन अब की बार बीजेपी जिस रणनीति के साथ चुनावी माहौल में जाएगी
उसमें 370 से आगे बढ़कर विकास का फार्मूला क्या है। जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ने के लिए जो लोग ख्वाब देख रहे हैं कि ट्रेन मुकम्मल होगा, उसमें कितना टाइम लगेगा। नितिन गडकरी जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें आपके वॉयलू टनल है, गुरेज बांडीपोरा टनल है, साधना टॉप करना का टनल है, उस प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगेगा मुकम्मल होने में। और अनएम्प्लॉयमेंट शरह को कम करने के लिए, इस परसेंटेज को डाउन करने के लिए बीजेपी के पास क्या मैराथन है कि जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को अवॉइड किया जा सके। और परिवारवाद, आतंकवाद और उसके बाद जो भी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और जेपी नड्डा लेवल पर जो है जन भाषाओं में जो है जो जनसभाएं होंगी उनमें भाषण के दौरान की जा सकती है। लेकिन फिलहाल कॉम्प्रहेंसिव प्लान ये है कि बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर में आजकल आखिरी स्टेटमेंट जब आप रविंद्र रैना जी का देखेंगे, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के, वो कहते हैं कि कश्मीर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं, लाइक माइंडेड जो हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन, उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं होगा। यानी अब इन पे निर्भर एक बार फिर है बीजेपी जम्मू में कितनी सीटें ले पाती है। आखिरी इलेक्शन 2014 में 25 सीटें ली थी, पीडीपी ने 28 ली थी। और उसके बाद जब कश्मीर आएंगे, अगर आपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पर रेस लगाई है तो यकीनन रिजल्ट जो है उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। इन 10 सालों में बीजेपी के पास क्या टीम तैयार थी? क्या जो टीमें लाइक माइंडेड थी उन्हें आपको फायदा हुआ लोकसभा चुनाव में? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो उसके बाद बैठा जाना था और इस पे मंथन करने की जरूरत थी कि क्यों क्या कुछ हुआ। लेकिन फिलहाल जम्मू में अगरचे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी को, कुछ विधायकों को अपने साथ लिया जो रहे, जो मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो डायरेक्ट टक्कर जो है वो जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी चैप्टर और नरेंद्र मोदी की कारकर्दगी है। कश्मीर आते आते आपको लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट पे आपको निर्भर करना है, डिपेंडेंट रहना है, जो शायद मुझे लगता है कि बड़ी गलती होगी। और बीजेपी ने अपनी टीम जो तैयार करनी थी कश्मीर में, जीतने का जो रेशियो बेहतर करना था, उसके लिए ज्यादा काम नहीं हो सका। लेकिन वजूहात उसके लिए बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन कश्मीर में रीजनल पार्टीज ही हैं जो इस वक्त बीजेपी के 370-35 के उस डिसीजन के खिलाफ इस वक्त लेकिन घाटी जो में जनसभाएं कर रहे के हैं, उसमें अकेले लोगों को तो समझाने कोई की भी कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती। जम्मू का तो साथ चाहिए होगा, जहाँ सीट कम से कम 6 सीटें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। अदिति, कांग्रेस की चुप्पी क्या कह रही है? कांग्रेस स्ट्रैटेजी बना के चल रही है। हालांकि कांग्रेस क्या, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस समय स्ट्रैटेजी बना रही है, लेकिन 370 और 35A का जैसे ही जिक्र करिए वो बहुत पहले की बात याद करने लग जाते हैं, लेकिन वो शांत रहते हैं। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले बहुत बखूबी जो ये अभी कहा गया सज्जमल जी द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव प्रचार करेगी तो जरूरी है, जो हमेशा वो कहते आई है कि हम आपको परिवारवाद से मुक्त कराते हैं, हम 3 परिवारों से मुक्त कराएंगे। 3 परिवार जो है जिन्होंने जम्मू कश्मीर का कभी विकास नहीं होने दिया, और उसमें पीडीपी, एनसी और कांग्रेस का जिक्र हमेशा आता रहा। तो अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ऐसा क्या विकास की बात कहेंगी जो युवाओं को अपने साथ जोड़ पाएंगे, और दूसरा परिवार को लेकर किस तरीके से एस्टैब्लिश हो पाएंगी। और तीसरा जिक्र आपने जो कहा है वो है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। कांग्रेस की केवल और केवल एक स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हम जम्मू में रोक सकें, क्योंकि एनसी कश्मीर रीजन में भारतीय जनता पार्टी को रोक पाएगी, लेकिन जम्मू में कैसे आंकड़े कम किए जाएं। और उसी को काउंटर करने के लिए अमित शाह ने वो 10 सवाल पूछे थे कि क्या आप वही चाहते हैं जो एनसी चाहती है? अगर एनसी तो चाहती है कि एक तिरंगा ना हो, और एनसी चाहती है कि तमाम तरीके की बातें जो कि राष्ट्र हित में नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है बीजेपी ने। लेकिन कांग्रेस इस बार बड़ा भाई की भूमिका में एनसी है, कांग्रेस एनसी की सारी बातों के साथ चल रहा है, और वहीं कांग्रेस की केवल और केवल यही मंशा है कि वो किस तरीके से 370 की जो हटाया गया है, जो किया गया है, उसको कैसे, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो जाहिर तौर पर ये मैसेज पूरे देश में जाएगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध जो काम किया था उस पर मैंडेट नहीं मिला नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी का चेहरा और तमाम बातें। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी केवल इतनी है कि राहुल गांधी जम्मू में सीटें कम पड़ा पाए, राहुल गांधी किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कमी ला पाए, और इससे ये मैसेज दे पाए कि जो 370 का 5 अगस्त को लेकर जो तमाम बातें कही जाती हैं वो वहां के लोगों की इच्छा के विरुद्ध किया गया है।
अच्छा तजम्मुल, अब बीजेपी की लिस्ट हमने देखी 44 से अब 16 पर आकर के टिक गई है, तो अंदर खाने क्या डिस्कशंस हो रहे हैं? क्योंकि इस समय बीजेपी इस पोजीशन में नहीं है या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि 10 साल बाद जब चुनाव हो रहे हैं तो बहुत कुछ वहां पर बदल गया है, बहुत लोगों के माइंडसेट में बदलाव हुआ होगा 370 के हटने के बाद। तो बीजेपी आखिर क्या सोच रही थी कि ये लिस्ट जो है वो छोटी हो गई अचानक? देखिए, बीजेपी चूँकि ये दिल्ली और जम्मू हेडक्वार्टर और कश्मीर हेडक्वार्टर का मिलजुल कर एक कम्बिनेशन होता है, और टीमें जो होती हैं वो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उसके बाद जा के ये जम्मू कश्मीर से निकल कर दिल्ली पहुँचता है, और उसके बाद अगर किसी भी जगह शक की कोई गुंजाइश रहती है तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है, अभी टाइम है। लेकिन पार्लियामेंट चुनाव में भी बीजेपी का ये जो वेट एंड वॉच का फार्मूला था, आखिर पे हमने देखा कि कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ, और लंबा मैराथन चला, लंबा चौड़ा डिस्कशन चला। शायद एक ब्यूरोक्रेट हैं, आईएएस ऑफिसर, शायद उनकी सर्विसेज को मुकम्मल किया जाएगा, वो शायद बीजेपी ज्वाइन करेंगे, नहीं बनी बात। और आखिर पे वही हुआ, वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मारी और बीजेपी का उम्मीदवार ही खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट किया, वो पहाड़ी तबके से था और गुजर कबीले से जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, और बीजेपी के जो गुजर वोटर है, चाहे वो किसी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी से हों, उन्होंने अपने गुजर लीडर के लिए वोट किया, और उस वक्त उन्होंने पार्टी को नहीं देखा। यानी उसके बाद नुकसान बीजेपी का हो, वहाँ पे जो इस वक्त एमपी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। और इसी तरह से आज के वक्त में जब आप देखते हैं बीजेपी के इस लिस्ट को देखते हैं, जो आपने लिस्ट को शॉर्ट किया, जो आपने लिस्ट में परिवर्तन किए, ऐसा लग रहा है कि शायद इस 1 महीने 1.5 महीने में पूरा फीडबैक नहीं था कि कहाँ पे किस लीडर को आप उठा सकते हैं। जहाँ ट्राइबल कम्युनिटी है, जहाँ गुजर पहाड़ी, आपने 10% रिजर्वेशन पहाड़ियों को दिया, उसके बाद इसका लाभ कैसे उठाया जाए, नहीं उठा सके। लोकसभा चुनाव में आपने कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया पहाड़ी कबीरों के सामने। उसके बाद जब आप विधानसभा के चुनावों को देखते हैं, यकीनन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का इम्पैक्ट और इम्प्रेशन जो है दैट इज जम्मू, और जम्मू के बाद जो कश्मीर में टिकटें अभी तक मिली हैं, उसमें बिल्कुल मुझे लग रहा है कि शायद इसमें और होमवर्क की जरूरत थी, और ज्यादा बेटर कैंडिडेट ला सकते थे आपने सर्च कमेटी बनाई होती कि बीजेपी का इम्पैक्ट और इम्प्रेशन में कश्मीर घाटी का युवा क्या देखता है। आपको स्क्रीनिंग कमेटी से पहले आपको जम्मू कश्मीर मैंडेट कमेटी बनानी थी, बाकायदा सीवी हासिल करके आप इंटरव्यूज कर सकते थे। लेकिन सियासत में कहते हैं कि जिसके साथ ज्यादा लोग हैं उसी का सीवी बहुत ज्यादा काम करता है, पावरफुल होता है। लेकिन ये अभी तक पैमाना समझ नहीं आया कि जम्मू में जो लिस्ट बन गई थी, उसमें कविंदर गुप्ता, उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह, उसमें प्रिया सेठी, उसमें रविंदर रैना, उसमें सीनियर लीडर जो थे, उन्हें पहले टिकट आने चाहिए थे, बाद में जो आपने सरप्राइज देने थे बाद में देते। आपने पहले सरप्राइज दिए और बाद में सीनियर लीडरों के नाम दोबारा इंक्लूड किए। थोड़ा सा अभी मुझे लगता है कि डिस्कशन की और रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसी बीच शिखा मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर से जो कांग्रेस का मैराथन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहा था वो भी खत्म हुआ, और कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी भी अपना व्यू पॉइंट जो है वो क्लियर करेगी। चलिए ठीक है।